Hello everyone and welcome to CHH Maker. This is the second installment of your current affairs brief, right, for last 6 month. लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा सितंबर के बारे में जिक्र किया था एंड अपन ने बात की थी कि सितंबर के भी कुछ करंट अफेयर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो अपन ने इस वाले सेशन में छोटा सा स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो सितंबर का भी रखा हुआ है. सो एज यू आर अवेयर अबाउट द रेगुलर फैशन कि हम कुछ टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल एंड द डिस्कशन, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा सितंबर का रिकैप मानते हैं, ठीक है. नाउ वहीदा रहमान जी है ना, शी विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा. दादा साहब फाल्के, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं, ये वो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने 1913 में इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र. तो इनके कंट्रीब्यूशन के कारण हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बुलाते हैं. भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो होता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा. ध्यान रखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दादा साहब फाल्के. कई ऐसे ट्रस्ट हैं, कई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दादा साहब फाल्के के नाम पे चलती हैं और उनके नाम पे अवार्ड भी चलाती हैं. बट वी आर गोइंग टू फोकस ओनली एंड ओनली टू दोज पर्टिकुलर अवार्ड्स जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है. सो वहीदा रहमान जी को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो फिल्मों में उन्होंने दिया है पिछले कई दशकों से, कई डिकेड्स से, तो उसके लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया लास्ट ईयर. सो ये एक बड़ी खबर थी जो आपके पास है. नेक्स्ट आते हैं. The next one is India retains 40th rank in the economies of Global Innovation Index 2023. Right, World Intellectual Property Organization WIPO published this particular Global Innovative Index. Right, 2023 में जो इंडेक्स पब्लिश हुआ उसमें जो इंडिया है वो 40th रैंक में आई आउट ऑफ 132 कंट्रीज. 132 इकोनॉमीज का पूरा डेटा एनालाइज करने के बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 40th रैंक दी. नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भैया कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, जो भी पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन सब में कितनी अवेयरनेस है, कितनी ग्रोथ है, कितने ज़्यादा हम पेटेंट कराते हैं, कितना ज़्यादा हमने आगे बढ़ के चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया है, इन सब को टोटल कर लो तब जाके ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट बनती है. उसमें इंडिया जो है वो 40th रैंक पे है. फॉर अदर सम लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज द 13th ईयर जब स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है, सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमी है ना. ओके, आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट सम स्विस बैंक ब्लैक मनी काइंड ऑफ थिंग. उसके अलावा भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना. तो वो टॉप पे है. उसके बाद स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूके है, सिंगापुर है. दीज आर सम पर्टिकुलर कंट्रीज जिन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, राइट, सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाया है, इनोवेशन दिखाया हुआ है. वेदर दैट इज कल्चर फॉर स्टार्टअप, वेदर दैट इज बिजनेस फ्रेंडलीनेस, वेदर दैट इज ईज ऑफ बिजनेस, कई पर्टिकुलर चीज़ों को मिला के ये टॉप कंट्रीज हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने कि G20 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन, हम कोई भगवान नहीं है ना, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम समझते हैं हम लोग, और एग्जाम में हमने इतना तो समझा है कि G20 को लेकर सरकार जिस तरीके से वोकल थी पॉजिटिवली, जिस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइज किया, इवन जो स्कूल लेवल एग्जाम्स थे उनमें भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए. सो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई बहुत बड़ा हमारे लिए कोई वो मतलब शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी. सो इंडिया ने लास्ट ईयर 2023 में G20 प्रेसिडेंसीज जो थी उसके अंडर G20 समिट जो उसको कंप्लीट किया अपने दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को 2023 में ये समिट जो है क्या हुई, होस्ट की इंडिया ने. और दुनिया भर में G20 के जो लीडर्स थे वो आए. कुछ नहीं आए, लाइक पुतिन साहब नहीं आए, लाइक शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन बाकी सब आए, है ना. सो आगे बढ़ते हैं. द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, जो इस साल की थीम थी हमारी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम. कौन सी थीम? वसुधैव कुटुंबकम. इसका ये मतलब होता है कि वसुधा मतलब जो धरती है, कुटुंब यानी फैमिली, धरती जो है वो एक फैमिली है, और वही इंग्लिश में लिखा हुआ द वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट. द वर्ल्ड इज वन फैमिली और द वसुधैव कुटुंबकम वाज द मेन थीम. जो मेजर आउटकम्स थे उन पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं. सबसे पहले तो एडमिटेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20. सो अभी के टाइम पे G20 जो था वो G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन और उसके सारे कंट्रीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो पार्ट बन गया है इसका G20 का. ध्यान रखें, सारी कंट्रीज इंडिविजुअली पार्ट नहीं बनी है, बल्कि पूरा अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है, इसलिए वो G20 से G21 हो गया. लीडर्स ने
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने के लिए प्रपोजल रखा, जैसा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस था जिसको इंडिया एंड फ्रांस ने क्या कहना चाहिए कलेक्टिवली इनिशिएट किया था, और अभी के टाइम पे 124 कंट्रीज का पार्ट है, एंड दे आर हैविंग टन्स ऑफ डिफरेंट गोल्स लाइक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सोलर रिच रीजन एंड ऑल अदर थिंग। तो यस, सिमिलर तर्ज पे इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है उसको भी प्रपोज किया कि भैया जल्दी से जल्दी जो बायोफ्यूल है उसमें हम जल्दी से जल्दी क्या करें, डेवलपमेंट करें, इवॉल्व करें, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिले। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट था। द नेक्स्ट वन वाज IMEC, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई एम प्रीटी श्योर तुम सब ने वन बेल्ट वन रोड OBOR या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा। चाइना वॉन्ट्स टू रिक्रिएट रीस्टैब्लिश दैट ओल्ड सिल्क रूट जो ट्रेड के लिए जाना जाता था। इंडिया ने बोला कि अच्छा तुम ऐसा करोगे तो हम भी करेंगे, तो हमने क्या किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल रखा। दिस इज द कॉरिडोर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट विल गो ऑल द वे फ्रॉम मिडिल ईस्ट पेट्रोलियम रिच रीजन टू द यूरोपियन नेशन, एंड इट विल डेफिनेटली बी अ गुड काउंटर मेजर अगेंस्ट द BRI। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 2030 तक ट्रिपल करने की बात करी, राइट, कि जिससे जो भी पर्टिकुलर हम रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं, अगर हम 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी वांट कि हम उसे 300 गीगावाट कर लें। सो 300% ट्रिपल करने की बात की गई है अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2024 to the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva, right? उसे Lula da Silva was more than enough. So इनको अब उन्होंने प्रेसिडेंसी दे दी है। So भाई साहब 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे घर में थी, हमने शानदार तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया। अब बारी है ब्राज़ील की, है ना। सो ब्राज़ील इस साल जो 2024 चल रहा है करेंटली, जिसमें आपके एग्जाम है, उसमें करंट प्रेसिडेंट है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो क्वेश्चन आएगा वो अपनी प्रेसिडेंसी में आएगा। ठीक है, क्या करना अपने को ब्राजील से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन, अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ और पर्टिकुलर चीजें हैं जिसमें सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 72nd मिस यूनिवर्स 2023 की। जो निकरागुआ की शिनिस प्लासियो है या प्लाचियो, राइट, ये दोनों नाम चलते हैं, उनको 2023 मिस यूनिवर्स जो है उसका टाइटल दिया गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है जब मैं ये न्यूज़ पढ़ता हूँ, है ना, दैट इज 13th एडिशन ऑफ ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, प्लीज़ हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं टू द पॉइंट रहना चाहूँगा। बहुत सारे जज्बात जुड़े थे, बहुत सारे दिल टूटे हैं उस दिन, लेकिन वी आर ऑलवेज विथ आवर टीम। सो 2023 वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ 13th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ODI वर्ल्ड कप। वनडे वर्ल्ड कप का जो 13th एडिशन है वो इंडिया में क्या किया गया, होस्ट किया गया। और इस वर्ल्ड कप में भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल्स में हरा दिया, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और 6 विकेट से हराया। हाँ, हमारी टीम जो थी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, इट वाज गोइंग वेरी वेल अंटिल द फाइनल। एंड अगेन नहीं करते ज़्यादा बात, मुझे पता है तुम भी थोड़ा सा मायूस हो जाओगे, बट करंट अफेयर्स है, एग्जाम में आ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए। सो जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट सीरियस। 13th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल वनडे वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया और फाइनल जीत लिया। सो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप कैटेगरी में एक और वर्ल्ड कप इंक्रीज हो गया। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जिस पे क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये था कि भाई साहब होस्ट कौन कर रहा, अस ब्रो अस। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, किंग कोहली, राइट। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, राइट। द मोस्ट रन्स विराट कोहली, दैट इज 765 रन्स, है ना। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट मोहम्मद शामी 24, है ना। बास्केट जो था वो ब्लेज एंड टोंक्स थे, और द लास्ट वन इज थीम सॉन्ग दैट वाज दिल जश्न बोले, राइट। सो दीज वर दी सम स्टैटिस्टिक जो छुप गया था, सॉरी। मतलब आई एम स्टिल कंफ्यूज, सबसे ज्यादा रन हम बनाए, सबसे ज्यादा विकेट हम लें, सबसे अच्छा हम खेलें, लेकिन वर्ल्ड कप कोई और लेके जाए। खैर छोड़ो, दिस वॉज द पर्टिकुलर थिंग जो आपको ध्यान में रखना है क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं कुछ और अवार्ड में। सो भैया बैलन डॉर 2023,
फुटबॉल आप आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप फुटबॉल से एसोसिएटेड होंगे। फुटबॉल को लेके ये पर्टिकुलर सबसे रिकॉग्नाइज सबसे रेपुटेटेड अवार्ड्स में से एक है। सो सबसे पहले लियो मेसी को मिला जो अर्जेंटीना के फुटबॉल कैप्टन है। दूसरा जो फीमेल कैटेगरी में था उसमें आइटाना बोनीती जो एफसी बार्सिलोना एंड स्पेन के लिए खेलती है उनको मिला। कोपा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट अंडर 20 फुटबॉल प्लेयर दैट वाज जूड बेलिंगम, है ना, जो इंग्लैंड और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। याशिन ट्रॉफी जो है वो मिली बेस्ट मेल गोलकीपर के लिए, किसको मिली? एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। एंड फिर और कुछ नाम दिए हुए हैं, जस्ट मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपको ये और ये रखना है याद। तो लास्ट वन इज क्लब ऑफ द ईयर। क्लब ऑफ द ईयर जो है वो मैनचेस्टर सिटी और एफसी बार्सिलोना दोनों को, मतलब फीमेल कैटेगरी में एफसी बार्सिलोना को मिली एंड मेल कैटेगरी में मैनचेस्टर सिटी को मिली। दीज आर दी बैलन डॉर 2023। आगे बढ़ते हैं। अनदर अवार्ड दैट इज मैन बुकर, है ना। तो जो पॉल लिंच है उन्होंने 2023 का मैन बुकर जीता। ये इनकी फिफ्थ नॉवेल थी जिसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग, राइट। इन्होंने लंदन बेस्ड जो मान ग्रुप है उसका बुकर प्राइज जीता और 2023 में इसके लिए उन्हें 50,000 पाउंड्स मिले, ट्रॉफी मिली और ये इनकी फिफ्थ नॉवेल थी। ध्यान रखें, इसके अलावा आपको जो नाम याद रखने की ज़रूरत है वो है गीतांजलि श्री। इनकी हिंदी बुक थी जिसका नाम था रेत समाधि, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था द टूम्ब ऑफ सैंड। उसको लास्ट टू लास्ट ईयर क्या मिला हुआ था? बुकर प्राइज मिला हुआ था। सो ये आखिरी इंडियन थी और उसके पहले द फर्स्ट इंडियन वाज अरुंधति रॉय। नेक्स्ट जो है वो है COP 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। 1980 से 1990 के बीच में दुनिया भर के साइंटिस्ट एंड दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और फिर बाद में उससे लड़ने के लिए नए नए नियम, नए नए तरीके खोजने की कोशिश की। उनमें से सबसे इफेक्टिव, सबसे इम्पैक्टफुल जो था वो था UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 से ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है ये बनाया गया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसके साथ CBD जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वो भी एसोसिएटेड होता है। अब COP क्या होता है? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो भैया मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता हूँ। मैं पॉलिटिशियन हूँ, लीडर हूँ किसी देश का, मैं भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता हूँ क्योंकि नियम तो मैं ही बनाता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, NGOs हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में प्रेजेंट होते हैं। जो टोटल इस साल दुबई UAE में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 है, इसमें लगभग 2500 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने क्या किया, विजिट किया उसको और वहाँ पे अपनी बातें रखी। सो ये थी COP 28। कुछ बेसिक इनिशिएटिव्स या कुछ बेसिक जो डिस्कशन हुआ उस पर बात कर लेते हैं। सो मेंबर कंट्रीज रीच्ड ऑन एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉस एंड डिमांड फंड एम्ड कंपनसेटिंग कंट्रीज ग्रैपलिंग विद द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। सो इन्होंने सीधे तौर पे एक लॉस एंड डिमांड फंड जो है उसको क्रिएट करने की बात की उन कंट्रीज के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेल रही है क्लाइमेट चेंज का। अगला, the global stock take is a periodic review mechanism established under the Paris Agreement. उसने भी इस पर्टिकुलर समिट में अपना रिव्यू रिपोर्ट दी और बताया कि किस तरीके से हमने कुछ अच्छा काम किया, कुछ बुरा काम किया है। अगले वाले उसमें जो 50 ऑयल एंड नेचुरल गैस वो हैं, क्या कहना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, राइट, जो 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन और का कंट्रीब्यूशन रखती हैं, उन्होंने प्लेज किया हुआ है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। नेट जीरो कार्बन एमिशन मतलब जितना आप कार्बन एमिट करेंगे उतने ही ग्रीनरी इंप्रूव करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या हो सके, मतलब 100 आपने अगर एमिट किया तो 100 कंज्यूम करने के लिए ग्रीनरी आप प्रमोट करोगे, नेट जीरो एमिशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने नियर जीरो मीथेन एमिशन का भी टारगेट लिया है 2030 में। ध्यान रखेंगे इंडिया ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है उसको अचीव करने का काम किया है, अचीव करने का टारगेट लिया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा, वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर हैविंग टन्स ऑफ पॉपुलेशन, वी आर सपोज टू लीड दोज पॉपुलेशन इन सच अ मैनर कि जहाँ हमें टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी दोनों मिले। तो अगर हम सडनली स्विच कर देंगे ग्रीनर सोर्सेज की तरफ तो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2070 का ईयर टारगेट किया है नेट जीरो एमिशन के लिए, राइट।
अब एक और पर्टिकुलर नया इनिशिएटिव था, दैट वाज ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी इफिशिएंसी प्लेज, जिसमें कंट्रीज जो है वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट को ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ। सो दिस वाज समथिंग जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसकी स्टार्टिंग 1992 से होती है, 95 में पहली COP हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2008 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था वो इंडिया ने होस्ट किया था। सो दीज आर सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपके जहन में होने चाहिए, आंसर्स होने चाहिए। सो दिस वाज अ क्विक रिव्यू ऑफ सितंबर प्लस नवंबर, है ना। I hope you guys are enjoying these particular thing and you are getting enough information जिसके कारण तुम अपने current affairs target कर सको। I'll see you in the next session and in the next session we are going to talk about the December based current affairs। ठीक है, till then I wish you and all your loved one good health, good mental health and enjoy, keep learning।